हाँ बच्चों, आज हम बोर्ड का पेपर किस प्रकार से करना चाहिए और उसमें क्या क्या अपने को सावधान रखनी चाहिए, उन सब बातों पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो सभी बच्चों को जो भी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ताकि वो अच्छे से अच्छा अपना पेपर पूरे कॉन्फिडेंस से कर पाएँ। पूरी तैयारी करके अपने को बोर्ड के पेपर में उतरना है और अच्छे से अच्छा ढंग से प्रेजेंटेशन करना है। कुछ विशेष बातों का अगर अपन ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी से अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड का पेपर काफ़ी इजी और टेक्निकल बना होता है, तो उसको करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम अगर प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अगर ध्यान रखें तो बहुत आसानी से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। इसी प्रकार से एक कॉपी जिसमें काफ़ी बेटर काम मुझे लगा किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टॉपर की एक कॉपी अपन देखेंगे, जिस पर अपन आज डिस्कशन करने वाले किस प्रकार से खुद का प्रेजेंटेशन करें ताकि आगे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो देखो, जो आपके भाग अ का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें 12 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम जल्द से जल्द कर सकते हैं और उनको काफ़ी ध्यान से करना होता है और उनको अपन एक टेबल बना करके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, कि एक टेबल बना करके हमने 12 क्वेश्चन के बहुत सावधानीपूर्वक जो राइट आंसर है वो अ ब स द के रूप में, उसमें अपने को ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उस ऑप्शन का नंबर अ ब स या द जो भी आपके राइट हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक टेबल के माध्यम से अगर प्रदर्शित करते हैं तो बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन जो है ओपन अटेंड कर सकते हैं। दूसरी एक बात जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन हम कर देते हैं उनको साथ साथ में टिक लगाते रहें कि ये हमने कर दिया है, ताकि जब वापस अपने को लास्ट में रिव्यू करना हो तो आसान रहेगा, हमें पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन कर दिया और ये नहीं किया है। जो क्वेश्चन नहीं किए हैं उस पर अपने को साथ साथ में गोला लगाते रहना है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये फिलअप का आएगा, रेगिस्तान आएगा। रेगिस्तान के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसमें खालिस्तान जो है आपको पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप उनके आंसर्स जो हैं वो वन वर्ड के अंदर फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक शब्द के अंदर आपको कम से कम समय में वो जो खालिस्तान है उसके जो आंसर्स हैं केवल उन आंसर को, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में काम करने का होता है, 1 नंबर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलता है, तो बहुत उसको आसानी से कर सकते हैं। और आगे अपन चलते हैं तो इसमें आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट भाग अपन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट में आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आएगा उसमें लगभग 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, वन वर्ड क्वेश्चन या वन लाइन क्वेश्चन, जो कि जिनके आंसर अपने को बहुत शॉर्ट में देना है, 2-3 लाइन के अंदर अंदर या 1 लाइन के अंदर उसका आंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चन दे रखा है अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस अभी टाइटल के लिए अपन काम कर रहे हैं उसकी हेडिंग अपने को अलग से डालनी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया को डबल अंडरलाइन किया हुआ है और डबल अंडरलाइन करने के बाद में उस लाइन के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, फिर लाइन चेंज कर ली है और उसके जस्ट नीचे से काम भी नहीं किया है हमने, उसके जस्ट आगे जहाँ पे वो हेडिंग ख़त्म हुई है उसके नीचे हमने काम किया है और काफ़ी साफ़ सुथरी राइटिंग में। और इसमें देखो काफ़ी एग्जामिनर का ध्यान सीधा मेन जगह पर केंद्रित करने के लिए इसमें देखो अघुलनशील उत्पाद, क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया का जो मूल बात अपने को बतानी है वो है अघुलनशील उत्पाद। तो इसमें देखो अघुलनशील उत्पाद को इसको बहुत ही चतुराई से अंडरलाइन किया हुआ है, वो कर दिया है हमने यहाँ पे। और फिर उसके बाद में आती है समीकरण। समीकरण को करते समय ध्यान रखना है कि अपने को सभी समीकरण जो करेंगे उसके सूत्र जो है, फॉर्मूले जो है एकदम एक्यूरेट हो और सही प्रकार से समीकरण जो है संतुलित की भी हो। असंतुलित समीकरण में कई बार समीकरण को रॉन्ग कर दिया जाता है। और उसके साथ में जो बहुत ही शानदार काम किया है वो प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद के नीचे जो है वो उसके यौगिक के नाम लिखे हुए हैं, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, अवक्षेप, ठीक है। तो ऐसा देखने के बाद में एग्जामिनर जो है उसमें कहीं भी नंबर काटने की इच्छा नहीं करता है और वो आसानी से उस क्वेश्चन को राइट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी पीएच से संबंधित है। इसमें डायरेक्टली आपको वन लाइन में क्वेश्चन पूछा था कि जो उदासीन विलयन है उसकी पीएच कितनी होती है, तो डायरेक्टली
स्टूडेंट ने क्या किया है, इसको 7, क्योंकि पीएच कितनी होती है उदासीन की 7 होती है, अम्लीय होता है तो 7 से कम हो जाती है और क्षारीय होता है तो 7 से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 7 पीएच है, इसका मतलब उदासीन है, उसमें सीधा अंडरलाइन कर दिया 7 को, तो एग्जामिनर सीधा 7 को देख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 मिश्र धातुओं के नाम पूछे गए हैं, जिसमें अपने को सीधा बता दिया है पीतल और कांसा। इसमें अपन चाहें तो इसके साथ में इसके किससे मिलकर बनी होती है, जैसे पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है, कॉपर जो है वो कॉपर और टिन से मिलकर बनी होती है, ऐसे अपन वो ब्रैकेट में वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित है, इसमें आपको मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ड्रॉ करनी है। इसके लिए आप प्रकार का उपयोग करते हैं तो बेटर है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। और सबसे पहले अपन जो भी अपने को सूत्र दे रखा है जिसके अपने को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, उसके सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मीथेन में CH4 कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के क्या करना है अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके उसके बाद में अष्टक सिद्धांत के अनुसार हमें इसकी संयोजकताओं को पूरा करना है। और इस प्रकार से जो संरचना बनाने के बाद में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के बाद में हमें उसकी बंध संरचना को भी नीचे बंध के द्वारा यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से एकदम अगर सफाई से और तरीके से काम करते हैं तो इसमें नंबर काफ़ी आसानी से मिलने की उम्मीद रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आवर्त सारणी से संबंधित है कि कुछ कमियां अपने को बतानी है इसमें। तो इसमें दिया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि सभी समस्थानिकों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें मूल जो बात थी वो समस्थानिकों से संबंधित थी। और भी अपन अगर एक और बात अंडरलाइन करना चाहिए तो द्रव्यमान को भी यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन चतुराई से यहाँ पर नंबर निकाल सकते हैं। फिर शरीर की स्थिति का संतुलन कौन से भाग से करता है, तो डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन आ गया है, तो सीधा अनुमस्तिष्क है और अनुमस्तिष्क को यहाँ पर अंडरलाइन करके और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है ताकि एग्जामिनर जो है वो सीधा इसको देख पाए और डायरेक्टली इसमें ज़्यादा समय ना लगाए और तुरंत नंबर दे दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नर जनन हार्मोन के बारे में पूछा गया है, जो कि एक होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके नाम लिख करके इसको अच्छी सफाई से अंडरलाइन किया है। वही सारी बातें हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ। तो इस तरीके से अगर अपन सफाई से और तरीके से अगर काम करें तो एग्जामिनर जो है बहुत आसानी से और अच्छी तरह से अपनी कॉपी में जांच करेगा और हमें अच्छे नंबर दे पाएगा। फिर नेक्स्ट क्षण चुंबक के द्वारा चुंबकीय जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से बनता है, उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। इसमें लेबलिंग का विशेष ध्यान रखना है आपको, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का विशेष ध्यान रखना है। इसमें नॉर्थ पोल के ऊपर क्या करना है आपको, सारी जो चुंबकीय बल रेखाओं के एरो बाहर निकालने हैं और साउथ पोल के ऊपर सारे एरो जो है वो अंदर की ओर लेके आने हैं अपने को। और इसके बाद में 2 पॉइंट अपने को पूछे गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, केवल 2 पॉइंट ही पूछे हैं कि कौन से जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो 2 नाम पूछे हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम अलग अलग लाइन में बता दिया पॉइंट के माध्यम से, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हाँ 2 आधे आधे नंबर के हो गए दोनों ही पॉइंट। तो आधा आधा नंबर को अलग अलग पॉइंट में दिखाएगा तो वो तुरंत उसको राइट कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन परत से संबंधित है कि क्या इंपॉर्टेंट काम करती है, तो उसमें पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी सतह से पहुंचने से रोकती है, तो उसमें यहाँ पे पराबैंगनी किरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट नियम है वो किसके लिए मूल रूप से कार्य करता है, तो बल के लिए कार्य करता है। तो इसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर चतुराई से क्या दिखाया गया है, बल को, कि बल की दिशा को इंडिकेट करता है। इस प्रकार से अपने खंड अ को कंप्लीट किया है यहाँ पे। फिर आता है अपने खंड ब, जो आपके जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं उसके भाग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर जंग से संबंधित क्वेश्चन है किस किस प्रकार से, तो इसमें आपसे सुझाव मांगे गए। तो सुझाव को उसने चतुराई से क्या किया है, 2 पॉइंट के रूप में लिख दिया है कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। तो 2 पॉइंट दो नंबर के क्वेश्चन है ये, तो अगर आप 2 पॉइंट लिख दे तो इन दोनों पॉइंटों को अगर एक में लिखेंगे तो 1 पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको एक ही नंबर दे, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट करके हेडिंग भी डाल दी है शतलेपन की, एकदम सफाई से इसको किया है। और जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जिस जस्ते में का लेपन किया जाता है तो उसको यहाँ पर अंडरलाइन करके बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बन के अपरूपों के नाम पूछे हैं, तो 2 प्रमुख अपरूप बता दिए यहाँ पे, हीरा और ग्रेफाइट। एक और बताना चाहिए तो अपन फुलरीन भी बता सकते हैं, जो कि क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिसेल निर्माण के डायग्राम को यहाँ पे बनाना था, स्वच्छ चित्र। इसमें बीच के अंदर एकदम साफ सुंदरता से तेल की बूंद बना करके उसके चारों ओर साबुन के अणुओं के ध्रुवीय और अध्रुवीय भागों को यहाँ पे जोड़ा गया है।
और नामांकित किए गए उसके एरो देखो आप, सारे एरो जो है वो एक निश्चित पैटर्न के अंदर अकॉर्डिंग किए गए हैं और सभी नाम एक के नीचे एक लिखें, जिससे क्या होगा डायग्राम बनाने का एक अच्छा लुक आता है और अच्छे तरह से उसको प्रेजेंटेशन जाता है, जिसका भी बहुत प्रभावशाली जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर दिखाई देता है आंसर के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी संबंधित है, जिसमें त्रिज्या के बारे में बताया कि किस प्रकार से त्रिज्या घटती है। तो बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो आकार में कमी आती है। उसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है परिभाषा, एक छोटी क्वेश्चन के लिए है तो 3 से 4 लाइन में इसका चतुराई से जवाब दिया है। और इसमें इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, नाभिकीय आकर्षण बल, जो कि किसके कारण से होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। तो यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल को अंडरलाइन किया है ताकि एग्जामिनर इसको देखे और आपके उत्तर की गहराई को समझ सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके आमाशय में है कि जठर स्किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के नाम बता दिए, अंडरलाइन कर दिया है। और कौन सा अम्ल होता है उसमें, तो वो भी बता दिया, जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। फिर उसके कार्य जब अपने को बताने थे तो यहाँ पे पॉइंटों को अलग अलग लाइनों में देखो, जठर रस के कार्य हेडिंग डाल दी और उसके पॉइंट देखो, उसके जस्ट आगे शुरू किया, नीचे नहीं करना है। नेक्स्ट आगे से करेंगे तो अलग अलग पॉइंटों को अपन अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। अलग अलग 4 पॉइंट है और अच्छी तरह से यहाँ पर सफाई के साथ में काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्लेसेंटा अपरा से संबंधित है, जो कि शिशु के पोषण के लिए आवश्यक होता है। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातों को नोटिस किया गया है। यहाँ पे तस्तरी नुमा संरचना, उसकी शेप को बताया गया है और मेनली उसका काम पोषक तत्वों से संबंधित होता है, तो पोषक तत्वों को अंडरलाइन कर दिया। और भ्रूण के द्वारा जो अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं उसको भी यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया और उसको माता के हृदय में स्थानांतरित करते हैं, तो स्थानांतरित को भी यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो इस प्रकार से कुल मिला के बच्चे के मानसिकता का पता चलता है कि किस प्रकार से वो अति महत्वपूर्ण बातों को साथ साथ में ध्यान रखता हुआ। ये सब बातें आपको साथ साथ में ही करनी है, ध्यान रखें बच्चों, कि आपको ऐसा नहीं है कि पेपर कंप्लीट होने के बाद में इन सब चीज़ों पर ध्यान जाए, आपको साथ साथ में करते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट देखें पुष्प का डायग्राम है और इसके अंदर एकदम स्पष्ट तरह से इसका नामांकन किया हुआ है और साफ़ सुथरा एकदम डायग्राम बनाया हुआ है और सभी भागों को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। एरो एकदम सही प्रकार से लगाए हुए हैं। और स्त्री केसर के अंदर 3 भाग आते हैं, तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय को देखो एक ब्रैकेट के माध्यम से दिखाए गए हैं। पुंकेसर के अंदर 2 भाग, पराकोष और पूतंतु आते हैं, तो उसको अलग से ब्रैकेट बना करके दर्शाया गया है। इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट और डायग्राम के नीचे देखो इसका नाम भी बॉक्स के अंदर लिखा है, पुष्प की अनुदैर्ध्य कार्ड, तो यहाँ पर भी ये अपने को दिखाया हुआ है। फिर फॉर्मूला पूछा गया है लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता के अंदर क्या है, उसका 1 बटा फोकस दूरी का हमने बताया और P बराबर 1/f, और दोनों ही फार्मूलों को उसने क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे क्या होगा कि उत्तर में जो एक प्रभावशालीता जो है वो उत्पन्न हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से उसका प्रेजेंटेशन जाता है कि हाँ फ्रेम कर दिया है इसको, तो अच्छी तरह से उसका प्रेजेंटेशन हो गया। फिर लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा है, जो डायोप्टर इन्वर्टेड कोमा के माध्यम से भी बता दिया और साथ में अंडरलाइन भी कर दिया, ताकि उसका जो आंसर है वो आसानी से पता चले कि हाँ डायोप्टर इसका आंसर है और उसका प्रेजेंटेशन डी से होता है। फिर प्रतिरोध की निर्भरता यहाँ पे दिखाई गई, ये प्रतिरोध की निर्भरता किन किन कारकों पर होती है। देखो ये चाहता तो डायरेक्टली क्वेश्चन चालक की लंबाई पर हेडिंग से शुरू कर सकता था, लेकिन उसने पहले 4 पॉइंट बताए ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि हाँ बच्चे को ये 4 पॉइंटों के बारे में पता है। फिर एक एक के बारे में बताया, फिर जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है जैसे चालक की लंबाई की समानुपाती है तो समानुपाती को अंडरलाइन कर दिया, फिर R समानुपाती L को बॉक्स में बंद कर दिया। इसी प्रकार से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद क्रमानुपाती होता है तो उसको भी अंडरलाइन करके बता दिया। तो इस प्रकार से 2 भागों का वर्णन पूछा था, 2 भागों को एकदम सफाई से और हेडिंग डालते हुए इसने कंप्लीट किया। नेक्स्ट आपके फ्यूज तार से संबंधित है कि फ्यूज तार कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया और कम गलनांक वाली धातु होती है उसके बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। शॉर्ट के अंदर 2 नंबर के लिए है तो उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 लाइन में इसका आंसर कंप्लीट किया गया है। फिर भू संपर्क तार को हरे रंग का होता है तो उसमें बता दिया है, ठीक है, और जो शॉर्ट के अंदर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण हस्त नियम से संबंधित है, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है और सफाई के साथ में इसको काम किया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे अपन श्रेणी क्रम का न्यूमेरिकल है अपने पास में 2 ओम और 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इसका अपने को कुल प्रतिरोध पूछा है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो प्रतिरोधों के नाम लिख दिए, R1 R2 2 ओम के हैं और जो ज्ञात करना है उसको भी अपने क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दिया है। फिर श्रेणी क्रम का संयोजन का जो फॉर्मूला है उसको हमने बॉक्स के अंदर लिखा है जिसका विशेष प्रभाव है यहाँ पे, और फिर उसका आंसर लिखने के बाद में देखो इकाई लिखी है यहाँ पे 4 ओम जो है ओम का चिन्ह लगा के यहाँ पे इकाई को विशेष रूप से दर्शाया गया है।
तो इकाई लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको बॉक्स में बना करके अलग से दिखाया गया है। इससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चे को इसके मात्रक के बारे में पता है और उसका फॉर्मूले के बारे में भी अच्छे से पता है, तो एग्जामिनर उसमें अच्छे से नंबर दे पाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो उसमें हेडिंग डाल करके उसकी परिभाषा और साथ में देखो उसके उदाहरण भी बताए। आपको ध्यान रखें जहाँ भी आपको उदाहरण हो समीकरण हो तो उसमें आपको जहाँ तक हो अगर कोई एग्जाम्पल आपके याद है तो आपको ज़रूर उसमें ऐड करना है। फिर अपने नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया है खंड स, जिसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं 3 नंबर तक के। तो उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से विकृत गंधिता को बचाने के लिए उपाय पूछे अपने को। फर्स्ट पॉइंट में प्रति ऑक्सीकारक मिलाते हैं तो उसको अंडरलाइन कर दिया है और पेज को चेंज करने से पहले उसने PTO लिखा है ताकि एक निश्चित पैटर्न बने कि यहाँ पेज आगे भी काम किया हुआ है, तो आपको भी ये साथ में ध्यान रखना है PTO जो आप मेंशन करते रहें। फिर देखो यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाया गया है, किस पद अभिकारक का यहाँ पे अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से एरो के माध्यम से दर्शाया गया है और नीचे उसके अलग से भी उसने बच्चे ने बहुत चतुराई से लिखा है कि किसका किस में अपचयन हुआ है और किसका किस में उपचयन हुआ है, इसको भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और पॉइंटों के माध्यम से इसको दर्शाया गया है ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए, कहीं भी सोचना नहीं पड़े कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अग्नाशय हार्मोन से संबंधित है बायो का, तो इसमें अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं तो उसके बारे में बता दिया और उसके कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है और उसका किस प्रकार से उपचार किया जाता है उसके बारे में महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन करते हुए इसमें एक्सप्लेन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे पैराग्राफ के रूप में अगर कोई बात आप छोटे पॉइंटों के रूप में बता सकते हो टेक्निकली, तो आपको उसको डेफिनेटली उसको पॉइंटों के रूप में ही एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे अलग अलग बातों को यहाँ पे पॉइंटों के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी काई गुणसूत्र समान होते हैं नर मादा में और नर में XY गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। कौन किससे संयोग करता है तो पुत्र होता है, X से संयोग करता है तो पुत्री का जन्म होता है ना। और फिर उसको पूरी बात को संक्षिप्तीकरण करने के लिए उसने यहाँ पे क्रॉस के माध्यम से भी संकरण के माध्यम से भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दृष्टिदोष संबंधित है फिजिक्स का और उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो लेंस का नाम लिख के यहाँ पे उसको अंडरलाइन कर दिया है ताकि एग्जामिनर सीधा इसको देख पाए। और दूसरा सूर्यास्त से संबंधित है कि किस प्रकार से सूर्य का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है, तो तरंग दैर्ध्य से संबंधित क्वेश्चन है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी वो लाल रंग का दिखाई देगा और कम होगी वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लाल रंग को किस प्रकार से प्रकट होता है सूर्योदय सूर्यास्त के समय, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और अब अपन आगे इसके अंतिम पड़ाव पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो निम्नात्मक क्वेश्चन संबंधित होता है। यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा है जो कि आपको सीधे, इसमें भी कई बार ऐसा था रासायनिक नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि इसमें सूत्र पूछा है या नाम पूछा है। तो यहाँ पे सूत्र पूछा है तो CaOCl2 लिखा है, अगर नाम पूछा होता तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अपने को लिखना होता वहाँ पे। फिर उसके उपयोग लिखे तो यहाँ पे इसका उपयोग लिख दिया, एक उपयोग लिख दिया। फिर नेक्स्ट आपकी बेकिंग सोडा क्या रासायनिक सूत्र बताया NaHCO3, तो उसको एक्सप्लेन करके उसको अंडरलाइन कर दिया और उसको इन्वर्टेड कॉमा में भी दर्शा दिया और उसका एक उपयोग लिख दिया, आग बुझाने में इसका उपयोग, तो आग बुझाने को यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। फिर देखो अंतर के लिए एक अच्छी बात है कि अंतर को भी यहाँ पर सारणी के माध्यम से दर्शाया गया और उसमें भी अलग अलग पॉइंट बनाए। अंतर हो, तुलना हो, ठीक है, या कोई महत्वपूर्ण बातें हो तो आप इंडेक्स बना करके या पॉइंट बना करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो उसका एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहता है और वो बहुत अच्छे से आपको नंबर दे पाएगा और उसमें गलतियों की संभावना भी कम रहती है, क्योंकि साथ साथ में तुलना भी हो जाती है तो अपने को पता चलता है कि हमने किस प्रकार से पढ़ना, क्या ऊपर नीचे वापस पढ़ नहीं पाते हैं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अपने इसको साथ साथ में पढ़ते हुए ये दोनों तरफ अंतर लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो भोजन के पाचन में एंजाइम क्या क्या कार्य करते हैं उससे संबंधित परिभाषा आ गई, तो अपने अंडरलाइन डाल के लिख दी। फिर पाचन तंत्र का डायग्राम, अपने को डायग्राम साफ सुंदर बनाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो ऐसा भी कोई ज़रूर नहीं है, लेकिन ठीक अपना डायग्राम हो जाए और उसमें लेबलिंग जो है, नामांकन जो है उसका नामांकन बिल्कुल सही प्रकार से हो, अच्छे से जितने भी भाग होते हैं उन सभी के नाम अपने इसमें शामिल हो जाए, तो अपने को उस डायग्राम के जितने भी नंबर हैं 2 नंबर का 1.5 नंबर का वो अपने को मिल पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उस लार के अंदर कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, तो लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च का पाचन माल्टोज में करता है, इसको शॉर्ट के अंदर बताया गया है। तो
इससे अपने पता चलता है बड़े क्वेश्चन भी पॉइंटों के अंदर आते हैं तो अपन बहुत उसका कम समय में सटीक जवाब दे पाएंगे। बायो का क्वेश्चन में भी अगर हार्मोन के या एंजाइम के कोई काम हो तो उसको अपन एरो के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि हाँ ये जो एंजाइम इसको इसमें बदलता है या ये हार्मोन जो है ये शरीर में इस भाग में कार्य करता है। तो इसके लिए समीकरण विधि का भी अपन उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। स्टार्च को टाइलिन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है और उसको माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है। तो एग्जामिनर इसको देख के भी आपसे काफ़ी प्रभावित हो सकता है। फिर नेक्स्ट डायग्राम है फिजिक्स का। अवतल दर्पण से मुख्य वस्तु जो रखी है फोकस पर रखी है और उसका प्रतिबिंब जो है वन अंत पर बन रहा है। एकदम स्पष्ट इसका डायग्राम बनाना है। प्रकार के माध्यम से अपने को दर्पण को बनाना है और उस पर रजत पॉलिश को भी दर्शाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप, एकदम स्पष्ट रूप से रजत पॉलिश की हुई है और प्रकाश किरण के आने और जाने की दिशा को यहाँ प्रेजेंट करना बहुत अनिवार्य होता है। कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं एरो का, तो उससे नंबर कटने की संभावना बनती है, क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि नियम उसी से पता चलता है कि प्रकाश किधर से आया है और किधर जा रहा है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि एरो की दिशा आप सही लगाएं। फिर अंतर का क्वेश्चन आगे देखो वापस यहाँ पे। तो अंतर का क्वेश्चन अपने को सारणी के माध्यम से करना है और सफाई से अपने को अलग अलग पॉइंट जो है वो इसमें दर्शाने हैं। कितने यहाँ पे पॉइंट है, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, जितने भी आपको अंतर पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को करना है। फिर कंप्लीट होने के बाद में अपने को यहाँ पे समाप्त लिख सकते हैं। उसके आगे आपको पीटीओ लिखने की आवश्यकता नहीं है और समाप्त आप लिख के उसको लाइन कर सकते हो। और प्रत्येक क्वेश्चन में भी कंप्लीट होने के बाद में अपन एक सिंगल लाइन खींच सकते हैं। ज़्यादा लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं है अपने को। हर प्रश्न समाप्त होने के बाद में एक लाइन छोड़ करके अपन ये काम आगे कर सकते हैं।